हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर कपलिंग एम्पलीफायर देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑल्दो ट्रांसफार्मर जो है हमारा गुड इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो बहुत ही ख़राब था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ख़राब होने से क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी वेरी करते थे तो उसका गेन भी बहुत ज़्यादा वेरी करता था। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे गेन बहुत कम है, किसी पे हाई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता था कि हमारा जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है उसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन मिलता है। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट जो इस क्लास में एम्पलीफायर पढ़ेंगे वो होगा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। मतलब दो एम्पलीफायर को हम लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इन डायरेक्ट कपलिंग नो कपलिंग डिवाइसेज आर यूज्ड एंड द एम्पलीफायर स्टेजेस आर कपल्ड डायरेक्टली। मतलब डायरेक्ट कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कपलिंग डिवाइस यूज नहीं करते हैं। ना तो कोई कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं, जो कपलिंग कैपेसिटर हम लोग यूज़ कर रहे थे आरसी कपलिंग में, ना हम लोग कोई ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट कपल करते हैं। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, टू ट्रांजिस्टर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू अ शॉर्ट सर्किट लाइन। हम लोग देख रहे हैं दो ट्रांजिस्टर है, ये दो अलग अलग सेक्शन था मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दो सेक्शन को हम लोग कैसे कनेक्ट किए, बस डायरेक्टली इसका आउटपुट को इसके इनपुट में दे दिए, डायरेक्ट कनेक्शन। देयर इज नो कपलिंग डिवाइस सच एज कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर्स। कोई भी ऐसा कुछ कपलिंग डिवाइस नहीं लग रहा है। नॉर्मल एक जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है जिसमें R1 R2 जो है वो बाइसिंग नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, RE जो है वो स्टेबलाइजेशन नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, RC जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस है। नॉर्मल दो ट्रांजिस्टर को हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं। तो द आउटपुट वोल्टेज इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर। तो अगर ये टू स्टेज ट्रांजिस्टर है तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो क्या करेंगे, हम लोग कलेक्टर से लेंगे। ठीक है, ऑपरेशन क्या होता है इसका, कैसे काम करता है। द इनपुट एसी सिग्नल इज अप्लाइड एट द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर T1। T1 मीन्स ट्रांजिस्टर 1 जो कि ये है, T2 मीन्स ट्रांजिस्टर 2 जो कि ये वाला ट्रांजिस्टर है। तो हमारा जो इनपुट एसी सिग्नल है वो हम लोग अप्लाई करेंगे बेस पे। ठीक है, it gets amplified due to the transistor action and the amplified output appears at collector resistance RC1 of first transistor। RC1 क्यों, क्योंकि ये collector resistance है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इनपुट सिग्नल जो है एसी सिग्नल वो हम लोग अप्लाई किए फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पे, वो एम्पलीफाई होकर के कहाँ मिला हम लोगों को, कलेक्टर पे। ठीक है, अब ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट है इसको फिर से हमको नेक्स्ट स्टेज के इनपुट में डालना है। तो अभी क्या होगा, दिस आउटपुट इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर T2 विच फर्दर एम्पलीफाइज द सिग्नल। अब ये जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसको फिर से हम लोग सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट में दे रहे हैं और आउटपुट में हमको वापस से क्या मिल रहा है, और ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल। ठीक है, तो ऑपरेशन हम लोग देख लिए हैं। तो अभी यहाँ एक मिस्टेक हो गया है वो स्लाइड बनाने टाइम। ये जो ऑपरेशन है ना ये ट्रांसफार्मर कपल्ड का है। तो अगर तुम लोग नोट्स डाउनलोड किए होंगे तो उसमें भी ये वाला चीज़ रहने देना। ये ट्रांसफार्मर कपल्ड का वो होता है, स्लाइड बनाने टाइम थोड़ा कॉपी करते हैं ना प्रीवियस स्लाइड से, तो ये रह जाता है। तो ये वाला गलती से रह गया है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर हम लोग देखें डायरेक्ट कपलिंग का, तो हम लोगों को फिर से वही लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का होता है। ये 0 से स्टार्ट है, दैट मीन्स ये लो फ्रीक्वेंसी है और हाई ये है। तो ये इस जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, कांस्टेंट गेन देता है लो फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, और उसके बाद फिर हाई में जाते जाते ये गेन इसका रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो एट लो फ्रीक्वेंसी देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप एज इट हैज नो कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर। हमारे सर्किट में कोई भी तरह का कोई कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस नहीं मौजूद है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता था, आरसी कपल्ड में कैपेसिटर रहता था, तो लो फ्रीक्वेंसी में उसका जो एक्सी रहता है, जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो बढ़ जाता था, तो इसीलिए गेन घट जाता था। लेकिन ऐसा तो कुछ हमारे इस सर्किट में नहीं है, इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी में गेन आराम से एकदम मैक्सिमम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, कोई भी तरह का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। गेन इज कांस्टेंट अप टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इसको कहते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमेशा ये याद रखना है, ये आगे तक ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं ना, ये हमेशा 3 dB पे ही निकालते हैं। 3 dB मीन्स हाफ पावर हाफ, या फिर वोल्टेज या करंट 1/√2। तो यहाँ हम लोग वोल्टेज का बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग देखेंगे ये 1/√2 पे। ठीक है, तो अगर बेहतर होता है कि हम लोग लॉग में बात करें, क्योंकि ये हमारा जो ग्राफ होता है वो लॉग में होता है। तो अगर लॉग, हम लोग ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लेते हैं पावर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पे पावर मेरा हाफ हो जाए, तो इस हाफ को अगर 10 log 1/2 करोगे तो देखोगे कि ये 3 dB आएगा। ठीक है, लेकिन
हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, P = V² या फिर I²R। तो हमेशा पावर में स्क्वायर कंपोनेंट छुपा रहता है वोल्टेज और करंट का, ठीक है। तो इसीलिए अगर पावर हाफ हो रहा है इसका मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है, 1/√2 टाइम्स घट रहा है। तो अगर वोल्टेज के टर्म्स में देखोगे तो 20 log 1/√2 अगर निकालोगे तो ये भी आएगा 3 dB, ठीक है। तो 3 dB पॉइंट मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे पावर हाफ हो जाता है और वोल्टेज या करंट अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग में लेना ज़्यादा सिंपल रहता है कि 3 dB है। तो इसमें क्या होगा, ये अगर मैक्सिमम गेन मेरा ये है, मैक्सिमम वोल्टेज गेन ये है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि ये जो वोल्टेज गेन मैक्सिमम है वहाँ से ये 3 dB कम हो जाए, 3 dB यहाँ पे कम होगा, मान लेते हैं कि इतना नीचे गया तो 3 dB गेन कम हो गया। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 20 dB गेन था तो ये 3 dB नीचे, ये वाले पॉइंट पे कितना गेन रहेगा, 17 dB। इसका मतलब यही है मेरा 3 dB पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो कैसे निकालते हैं कि जो भी मेरा मैक्सिमम गेन है, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि उस गेन से किस फ्रीक्वेंसी पे वो 3 dB गेन डाउन आ गया है। तो 3 dB डाउन हो गया, इस पॉइंट पे आया, मान लो ये 20 पे था तो हम लोग चलते गए आगे, फ्रीक्वेंसी चलते गए, ये इस पॉइंट पे आके हम लोग देखें कि हाँ अब इस पॉइंट पे गेन कितना है, 17 dB। दैट मीन्स कि अब 3 dB नीचे आ गया है वो मैक्सिमम गेन से। इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो FH है, वही मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। The gain is constant up to upper cut off frequency। मतलब ये जो थोड़ा सा ऑल्दो ये 3 dB नीचे जा रहा है लेकिन उतना चलता है, हम लोग इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। तो जब भी बात होगा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका गेन कांस्टेंट है कहाँ तक, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये डिटरमाइन कैसे होता है, कैसे पता चलेगा, तो FH इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रे कैपेसिटेंस ऑफ वायर एंड इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब ये जो यहाँ पे जाकर के डाउन होने लग गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि ट्रांसफार्मर से ट्रांजिस्टर हो गया। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर का अपना जो इंटरनल कैपेसिटेंस होता है, जैसे वहाँ पे पीएन जंक्शन होता है, जब पीएन जंक्शन कभी डिटेल में पढ़ोगे तब उसमें देखोगे कि उसका भी इंटरनल कैपेसिटेंस होता है, या जो वायर हम लोग लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं, वो सबका भी स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है। तो ये सब टाइप का जो इंटरनल कैपेसिटेंस और स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है ना, वो सब लो फ्रीक्वेंसी में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग जाएंगे तब वो लोग अपना रंग दिखाता है, ठीक है। बोलते हैं ना लो फ्रीक्वेंसी में वो चुपचाप रहेगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, वो लोग भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग सर्किट ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, ये स्ट्रे कैपेसिटेंस या इंटरनल कैपेसिटेंस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो तब हम लोगों को फर्क पता चलता है कि अच्छा इसके कारण भी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। लो फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता। आगे रिसर्च फील्ड में भी जाओगे तो भी देखोगे कि लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट बनाना काफ़ी आसान रहेगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे जब कुछ डिज़ाइन करोगे तुम लोग, या एंटेना ही डिज़ाइन करोगे या फिल्टर डिज़ाइन करोगे, तो उसमें क्या होगा कि देखोगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, स्किन डेप्थ का, मतलब बहुत ज़्यादा। लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट बनाना या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना बहुत आसान होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे बहुत सारा फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ठीक है, हम लोग ये जान गए कि यहाँ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक कांस्टेंट गेन रहेगा, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के बाद क्या होगा, अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, गेन डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट कैपेसिटेंस ऑफ डिवाइस एंड वायरिंग कैपेसिटेंस। क्योंकि हम लोग बोले कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते जाते जो इंटरनल कैपेसिटेंस अपना रहता है डिवाइस का या वायर का, वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे कि बाहर जाएंगे तो धीरे धीरे गेन जो है वो रिड्यूस करने लगेगा। तो हम लोग क्या देखे, पहला आरसी कपल देखे थे, उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था, ठीक है। फिर हम लोग देखे ट्रांसफार्मर कपलिंग, उसका रिस्पॉन्स ऐसा था। फिर हम लोग देखे डायरेक्ट कपलिंग, जिसका की रिस्पॉन्स इस टाइप का है। तो ये रिस्पॉन्स सारा याद होना चाहिए तुम लोगों को। अगर समझ जाओगे तो फिर याद रखने जैसा कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। तो अभी इसका एडवांटेज देखते हैं। सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होगा कि ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें हम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करना है। सर्किट सिंपल है इसलिए लो कॉस्ट भी होगा, ठीक है। तो क्या है, द सर्किट अरेंजमेंट इज सिंपल बिकॉज ऑफ मिनिमम यूज ऑफ रजिस्टर्स। एकदम मिनिमम यूज है कोई भी चीज़ का, 2 ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर का, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। द सर्किट इज ऑफ लो कॉस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सपेंसिव कपलिंग डिवाइसेस। ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह रहता है वो सब बहुत कॉस्टली भी आता है, तो इसमें तो हम लोग कुछ लगा नहीं रहे, इसीलिए हमारा जो है ये बहुत ही लो कॉस्ट है। गुड फॉर एम्पलीफाइंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा था, हम लोग देखे थे लो फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट है और अबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाकर के वोल्टेज गेन डिक्रीज हो रहा था।
इसलिए अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसको हम लोग एम्पलीफाई करना चाहें तो आराम से इससे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर रहेगा, इसमें लो कॉस्ट है, सर्किट सिंपल है, एम्पलीफिकेशन भी अच्छा मिलेगा। ठीक है। फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अप टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता था वहाँ तक हम लोग को एकदम फ्लैट रिस्पॉन्स है। फ्लैट रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि गेन कांस्टेंट है, हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ रहे हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दे, गेन मेरा सेम रहेगा, जो कि बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर एम्पलीफाइंग हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग इसके रिस्पॉन्स से ही देख रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, वोल्टेज गेन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी एज द ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट्स विद टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई सा डिवाइस कितने ज़्यादा टेम्परेचर तक विथस्टैंड कर सकता है। मतलब कभी ऐसा होता है ना कि किसी डिवाइस को ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर ऑपरेट करा देंगे तो वो डिवाइस जो है वो काम करना बंद कर देता है, डैमेज हो जाता है। तो इसके साथ यही है कि टेम्परेचर स्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर के साथ ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर रहता है ना, टेम्परेचर के साथ उसका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट का डीसी लोड लाइन के टाइम में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएं, क्योंकि अभी इस कोर्स के लिए उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उतना टाइम हम लोग को नहीं था कि हम लोग उतना डिटेल में उसको पढ़ पाएँ। लेकिन जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर के साथ भी थोड़ा इफेक्ट करता है। और ये कहाँ से होता है? सेमीकंडक्टर से आता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से होता है, उसका जो चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स, वो सबका नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसके कारण करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली क्या होता है कि जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है इस एम्पलीफायर का कम होता है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकता है? जहाँ भी हम लोगों को लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन हो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं सच एज एम्पलीफाइंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर थर्मोकपल करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट या ये सब जो करंट होता है इसमें बहुत हाई करंट तो हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है। बहुत ही लो करंट मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग एम्पलीफिकेशन इसका कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हो जहाँ लो करंट एम्पलीफिकेशन चाहिए, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ था हमारा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। तो अभी एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि अभी क्या क्या देखें हम लोग। तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग एम्पलीफायर। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कॉस्ट, स्पेस एंड वेट, इम्पीडेंस मैचिंग, यूज, ये सब के अगर इसमें देखें व्यू में कि कौन सा जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, कौन सा एम्पलीफायर हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो हम लोग देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका सबसे अच्छा था? डायरेक्ट कपलिंग का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, एकदम कांस्टेंट गेन। ठीक है। कुछ इस टाइप का था। आरसी कपलिंग में क्या था? घटता था, फिर कांस्टेंट रहता था, फिर घट जाता था। लेकिन आरसी कपल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमको ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में ये कांस्टेंट गेन देता है। और ट्रांसफार्मर कपलिंग का तो सबसे पुअर था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। कॉस्ट में देखा जाए तो सबसे कम कॉस्ट किसका होगा? डायरेक्ट कपलिंग का होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा कपलिंग डिवाइस नहीं यूज हो रहा है। उसके बाद आरसी कपल का होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूज हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका पड़ेगा हमको? ट्रांसफार्मर कपलिंग का, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर आ रहा है जो कि बहुत कॉस्टली होता है। स्पेस एंड वेट, स्पेस मतलब कितना बड़ा है वो, कितना जगह लेगा, वेट मतलब कितना भारी है। ठीक है। तो स्पेस एंड वेट भी सबसे कम जो होगा, सबसे कम स्पेस या सबसे कम वेट डायरेक्ट कपल का होगा, क्योंकि उसमें कोई कपलिंग डिवाइस है ही नहीं। जितना मिनिमम चीज़ हो सकता था वही है, इसीलिए वो जगह भी कम लेगा और वेट भी कम होगा। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर कपलिंग का, क्योंकि उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर भारी भी होता है और जगह भी ज़्यादा लेता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर कपलिंग का होगा। और उसके बाद आरसी कपलिंग का होगा। इम्पीडेंस मैचिंग में देखा जाए तो सबसे अच्छा किसका रहता है? ट्रांसफार्मर कपलिंग का। ठीक है। ट्रांसफार्मर कपलिंग का हम लोग देख रहे हैं, कॉस्ट, स्पेस, वेट तीनों ज़्यादा है, लेकिन इम्पीडेंस मैचिंग हमको एक्सीलेंट देता है। आरसी कपलिंग का क्या है? इम्पीडेंस मैचिंग उतना कोई खास नहीं था। डायरेक्ट कपलिंग में हम लोग को इम्पीडेंस मैचिंग अच्छा मिलता है। यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है इसका यूज़ हम लोग बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में करते हैं। जो ट्रांसफार्मर कपल्ड है उसको हम लोग पावर एम्पलीफिकेशन में यूज़ करते हैं। जहाँ पे अगर हमको कहीं चाहिए कि पावर को एम्पलीफाई करना है तो हम लोग ट्रांसफार्मर कपल लेंगे, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना रहता है, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पीडेंस मैचिंग चाहिए। ठीक है। और डायरेक्ट कपलिंग का यूज़ कहाँ पे है? कहीं पे भी कैसा भी एम्पलीफिकेशन हो,
लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कपलिंग को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल मल्टी स्टेज जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था उसके बारे में। हम लोगों ने 3 टाइप के कपलिंग के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़े। डीसी जो हमारा डायरेक्ट कपल था वो ट्रांसफार्मर कपल था, और रेजिस्टेंस कैपेसिटिव कपलिंग था। ठीक है, तो आई होप ये तीनों ही चीज़ क्लियर हो गया हो। तो इस लेक्चर के बाद से हमारा मॉड्यूल 2 जो है वो ख़त्म हो गया है। तो कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और मॉड्यूल 3 हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में एक छोटा सा टेस्ट हम लोग लेंगे नेक्स्ट डे। तो हम लोग देखते हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 हमारा फिनिश हो गया है। तो आई होप कि तुम लोग सभी रिवीजन कर लो एक बार मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का। अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो हम लोग एक क्लास रख सकते हैं जिसमें कि हम लोग सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, सो थैंक यू।